हेलो एंड वेलकम बैक टू रहस्य फाइल्स, जहां मैं और मैं बॉनी टोनी सुनाते हैं आपको एक नई डरावनी कहानी हर हफ्ते। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस छोटे से चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए। मैंने देखा कि आपको हॉन्टेड हॉस्पिटल वाली कहानी बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि अगर आपको डरने में इतना मज़ा आ रहा है तो क्यों ना एक और बहुत डरावनी कहानी लिखी जाए। और मैंने लिखी ये कुएं वाली कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। तो खैर, अगर आप रात को सोते वक्त मेरी कहानी सुन रहे हैं तो अपनी लाइट्स को डिम कर लिए दोस्तों, और शुरू हो जाइए एक बहुत ही डरावने अनुभव के लिए। हजारीबाग शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सालदी नाम का एक गांव था। वहाँ खेतों के साथ साथ साल के जंगल थे और गांव के किनारे एक सरकारी मिडिल स्कूल बना हुआ था, जहाँ आसपास के छोटे बस्तियों से बच्चे पढ़ने आते थे। इसी स्कूल में तबादला हुआ था रुपेश सिंह का। रुपेश पिछले 6 साल से झारखंड के अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा था। उसे तबादले से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सालदी हजारीबाग से इतना दूर था कि रोज़ शहर से आना जाना मुश्किल होता था। इसलिए स्कूल के हेडमास्टर ने उसके रहने का इंतज़ाम स्कूल के पास ही बने एक सरकारी क्वार्टर में करवा दिया था। क्वार्टर छोटा था मगर रहने लायक था। सामने बरामदा, 2 कमरे, एक रसोई और पीछे बड़ा सा आंगन। वहाँ बिजली की व्यवस्था थी और सुबह शाम कुछ देर के लिए पाइपलाइन से पानी भी आ जाता था। अगर कभी पानी की सप्लाई में कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसके लिए स्कूल के बगल में एक हैंडपम्प भी बना हुआ था। पिछले दिन स्कूल का ही एक हेल्पर महेश रुपेश को क्वार्टर दिखाने के लिए ले आया। घर देखते देखते रुपेश पीछे वाले आंगन में निकला तो उसकी नज़र एक बहुत पुराने कुएं पर पड़ी। पत्थर से बना वो कुआं आधा काई से ढका हुआ था। ऊपर लकड़ी का एक मोटा ढक्कन था जिसके ऊपर 2 बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। कुएं के चारों तरफ कुछ लाल पीले धागे भी बंधे हुए थे जो इतने पुराने हो चुके थे कि उनका रंग लगभग उड़ चुका था। रुपेश ने पूछा, इसमें पानी है? महेश ने कुएं की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मास्टर जी, ये तो कई सालों से सूखा पड़ा है। तो फिर इतना बंद करके क्यों रखा है? वो कई बार जंगली जानवर या फिर बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं ना, कोई गिर गया तो दिक्कत आ जाएगी। रुपेश ने धागों की तरफ देखा। और ये सब क्या है? महेश ने अपनी आंखों का डर छुपाते हुए कहा, गांव के लोगों ने बांध दिया होगा मास्टर जी, आप रहने दीजिए, आप इस कुएं से ना ज़रा दूर ही रहिए। महेश ने बात वहीं की वहीं ख़त्म कर दी। अगले कुछ दिन रुपेश का ज़्यादातर वक्त स्कूल और स्कूल के नए रूटीन को समझने में चला गया। सुबह क्लासेस, दोपहर को पेपर वर्क और शाम को घर लौटने के बाद खाना बनाने में ही टाइम निकल जाता था। तो दोस्तों, गांव में ना लोग शहरों से ज़्यादा जल्दी सो जाते हैं। दिन भर बच्चों, मोटरसाइकिलों और जानवरों की आवाज़ से भरे रहने वाला गांव रात के 10 बजे के बाद एकदम सुनसान हो जाता है। क्वार्टर के पीछे से बस झींगुरों की आवाज़ और पेड़ों से गुजरती हुई तेज़ हवा की आवाज़ सुनाई देती है। पोस्टिंग के चौथे दिन रुपेश की नींद रात के 2 बजे के आसपास किसी आवाज़ से खुल गई। पीछे के आंगन में जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। रुपेश ने अपनी आंखें खोलकर सुनने की कोशिश की। उसे किसी के चलने की हल्की सी आवाज़ आई थी। वो उठकर किचन की खिड़की के पास गया और अपने फ़ोन का टॉर्च लेकर बाहर देखने लगा। उसे कोई नज़र नहीं आया। कुएं का ढक्कन भी अपनी जगह पर ठीक ठाक रखा था। रुपेश को लगा कि शायद कोई कुत्ता या बिल्ली होगा, तो वो वापस कमरे में आकर सो गया। फिर कुछ दिन तो काम में ऐसे ही निकल गए और 2 रात बाद रुपेश रात को नोटबुक चेक कर रहा था। कमरे के अंदर पंखा चलाने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाहर से बहुत ही अच्छी ठंडी हवा आ रही थी। रुपेश ने अपनी खिड़की के सामने एक विंड चाइम भी लगा दिया था। उससे अचानक कुएं के पास से कोई बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे कि किसी बड़े वस्तु को खींचा गया हो। रुपेश टॉर्च लेकर बाहर निकला मगर उसे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन कुएं के ढक्कन के ऊपर रखे 2 पत्थरों में से एक पत्थर किनारे तक खिसक चुका था। रुपेश ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर सोचा कि शायद बारिश की वजह से लकड़ी में फिसलन होगी, पत्थर थोड़ा फिसल के खिसक गया होगा। उसने पत्थर को वापस अपनी जगह पर रखा और अंदर आ गया। इस बात को बहुत दिन बीत गए।
फिर एक शाम महेश ने स्कूल से निकलते वक्त रुपेश को बताया कि गांव की वाटर सप्लाई में थोड़ा प्रॉब्लम है। शाम को शायद पानी नहीं आएगा मास्टर जी, पानी भर के रख लीजिएगा, सुबह तक ठीक हो जाना चाहिए। रुपेश ने सोचा कि घर के ड्रम्स में काफ़ी पानी होगा, इसलिए उसने हैंडपम्प से पानी भरने की आवश्यकता नहीं समझी। रात करीब करीब 11:30 बजे के आसपास खाना बनाने के बाद जब रुपेश अपना बोतल भरने के लिए ड्रम के पास गया तो उसने देखा कि अरे ये क्या, इसमें तो पानी है ही नहीं। दूसरा ड्रम भी खाली पड़ा था। उसे प्यास भी बहुत तेज़ लगी थी। स्कूल का हैंडपम्प बहुत दूर नहीं था, लेकिन उस वक्त गांव की गलियां बहुत सुनसान हो जाती थीं और क्वार्टर से स्कूल तक के आधे रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। वो खड़े खड़े सोच ही रहा था कि क्या करे कि तब उसकी नज़र किचन की खिड़की से बाहर आंगन की तरफ पड़ गई। कुआं अंधेरे में मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। रुपेश को महेश की बात याद आ गई कि कुआं कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है। उसने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर टॉर्च उठाकर बाहर चला गया। आंगन की मिट्टी शाम की बारिश से अब भी गीली थी। रुपेश कुएं के पास गया, उसके ऊपर रखे 2 भारी पत्थर हटाए, फिर उसका ढक्कन खींचकर अंदर की तरफ देखने लगा। पहले उसे कुछ ठीक से नज़र नहीं आया तो उसने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और नीचे घुमा दी। उसे दिखाई दिया कि बहुत नीचे थोड़ा सा पानी चमक रहा था। उसने सोचा शायद बारिश के मौसम में कुआं दोबारा भर गया होगा और इस बात की जानकारी शायद महेश को ना हो। कुएं के पास एक पुरानी रस्सी और लोहे का बाल्टी पड़ा था। रुपेश ने बाल्टी बांधी और पानी में डाल दी। कुछ सेकंड में बाल्टी पानी में जा गिरी और रुपेश ने उसे वापस खींचकर बाहर निकाल लिया। पानी साफ ही दिख रहा था। उसने एक स्टील का ग्लास भरा और पहले थोड़ा संकोच करने के बाद, प्यास तो उसे लगी ही थी, जल्दी में पूरा ग्लास पी गया। पानी बहुत ठंडा था। रुपेश ने एक या दूसरा ग्लास भी पानी पिया। उसके बाद बाल्टी वहीं छोड़कर कुएं का ढक्कन बंद किया और फिर अंदर आ गया। करीब करीब आधे घंटे बाद अपने कमरे का लाइट बंद करने ही वाला था कि अचानक उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। रुपेश ने उस तरफ देखा तो पहले तो उसे सिर्फ अंधेरा नजर आया। फिर उसकी नज़र खिड़की के पार 2 छोटी छोटी चमकती आंखों पर रुक गई। बिल्कुल खिड़की के बाहर खड़ी हुई, सीधा उसकी तरफ देखती हुई। रुपेश एकदम से पीछे हट गया। उसने अपनी फ़ोन की टॉर्च वापस से जलाई और खिड़की पर मार दी। अब बाहर कोई नहीं था। वो कुछ सेकंड तक तो वहीं खड़ा रहा, फिर टॉर्च लेकर पीछे आंगन की तरफ गया। वहाँ बस आम के पेड़ थे, गीली घास थी और बंद पड़ा कुआं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगली सुबह रुपेश रोज़ की तरह तैयार होकर स्कूल के लिए निकलने ही वाला था कि वहाँ महेश आ गया। पिछली शाम पानी का सप्लाई बंद रहने की वजह से दरअसल वो चेक करने आया था कि अब रुपेश के ड्रम्स में पानी है कि नहीं। किचन चेक करने के बाद वो बाहर आंगन की तरफ निकला। रुपेश कमरे में अपना बैग तैयार कर रहा था जब उसने महेश को आवाज़ लगाते सुना, मास्टर जी, ओ मास्टर जी। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था तो रुपेश भाग कर बाहर आया। क्या हुआ, क्या हुआ? महेश कुएं के पास खड़ा था। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े लाल पीले धागों पर थी। मास्टर जी, ये किसने खोला? रुपेश ने कहा। क्यों, क्या हुआ? मैंने खोला। महेश ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आपने? हाँ, कल पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा ज़रा खोल के देख ही लूँ। महेश कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, बस फटी आंखों से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने पूछा, कुएं में पानी था? रुपेश को महेश के इस बर्ताव से थोड़ा अजीब लगा। हाँ, अच्छा खासा पानी है अंदर। तुम तो कह रहे थे कि पूरा कुआं सूखा है। महेश के चेहरे का बिल्कुल रंग उतर चुका था। आपने पानी निकाला इसका? रुपेश ने हाँ में सर हिलाया। फिर महेश ने कहा, आपने उस कुएं का पानी पिया? महेश थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने ऊपर की तरफ देखा और भगवान का नाम लेने लगा। रुपेश को इन सब चीज़ों से थोड़ा चिड़चिड़ापन लग रहा था। क्या बात है महेश, साफ साफ बताओ। महेश ने जवाब देने की बजाय जल्दी से कुएं के ऊपर रखा ढक्कन चेक किया, फिर ज़मीन से टूटे हुए धागे उठाकर देखे। आपको इसे खोलना नहीं चाहिए था मास्टर जी। पर क्यों? महेश जैसे बुद्ध बन के खड़ा हो। रुपेश ने दोबारा पूछा, क्या है इस कुएं में? मैं क्या बताऊं आपको, पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता। मतलब मास्टर जी, मैंने जब से होश संभाला है तब से इस कुएं को बंद ही देखा है और गांव के बुजुर्ग बच्चों को इस जगह आने से मना करते थे।
मेरे पिताजी ने भी बस इतना ही बताया था कि कई सालों पहले गांव के पंडितों ने उस कुएं पर पूजा करके इसे बंद कर दिया था। रुपेश ने कुएं की तरफ देखा। पूजा करके? महेश ने हाँ में सर हिलाया। हाँ हाँ, ये धागे जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी पूजा के हैं। रुपेश को पिछली रात खिड़की के पास उन दोनों आंखों की बात याद आ गई। उसने महेश को कुछ बताया नहीं। पर इसे बंद क्यों किया गया था? वो मुझे नहीं पता मास्टर जी। रुपेश हंस दिया। तुम तो खुद ही नहीं जानते और मुझे डरा रहे हो। महेश हंसा नहीं, वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। गांव में पंडित दीनानाथ हैं, उन्हें पता है पूरी बात। उनके पिताजी भी उस वक्त पूजा में उपस्थित थे। रुपेश ने घड़ी की तरफ देखा। स्कूल का वक्त हो रहा था। उसने कहा कि मैं शाम को दीनानाथ जी से बात कर लूँगा। महेश पहले कुछ पल हिचकिचाया, फिर जाने से पहले बोला, मास्टर जी अब तब तक ये कुआं फिर से मत खोलिए प्लीज़। रुपेश ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। हाँ हाँ ठीक है। स्कूल पहुंचने के बाद भी रुपेश के जहन में ये बात कुछ देर तक रही, लेकिन क्लासेस शुरू होने के बाद बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो दिन भर में ये बातें भूल गया था। दिन भी बहुत आम गुजरा था और दोपहर तक पानी का सप्लाई बिल्कुल ठीक हो गया था। महेश ने खुद जाकर क्वार्टर के वो दोनों ड्रम्स भरवा भी दिए थे। रात को जब रुपेश घर लौटा और सुबह वाली बात याद कर रहा था तो उसे पूरा मामला ही ज़रा बेवकूफ़ी वाला लगा। पुराना कुआं था, गांव में किसी ज़माने में हुई होगी कोई पूजा, उड़ी होगी कोई अफवाह। महेश ने बचपन में कोई सुनी होगी उल जलूल कहानियाँ। और रही बात खिड़की के बाहर दोनों आँखों की, तो रात को कई जानवर आना जाना करते होंगे वहाँ। कोई जानवर की आंखें चमक गई होंगी। रुपेश ने आराम आराम से अपना खाना बनाया और फिर रात को बैठकर स्कूल का कुछ काम करने लगा। रात के करीब 9:30 बजे अचानक से बिजली चली गई। पूरे क्वार्टर में अंधेरा हो गया। रुपेश अपने पास हमेशा ऐसे वक्त के लिए एक इमरजेंसी लाइट रखता था। उसने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई और टेबल पर रख दी। और गांव में ऐसे पावर कट होना थोड़ी आम बात है, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। कुछ देर बाद उसे पीछे के आंगन से किसी के चलने की आवाज़ आई। रुपेश का पेन चलते चलते रुक गया। गीली घास और मिट्टी पर किसी इंसान के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आ रही थी। वो कुर्सी पर बैठा सुनता रहा। आवाज़ कुएं के पास जाकर रुक गई। रुपेश ने खुद को समझाया कि कोई जानवर होगा। इतनी रात को यहाँ कौन आएगा? गांव वाले तो वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। फिर बाहर से एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ आई, किसी आदमी के हंसने की। रुपेश ने धीरे से किचन की ओर देखा और फिर इमरजेंसी लाइट उठाकर खिड़की के पास चला गया। बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस कुएं का ढक्कन और उसके पीछे आम के पेड़ों का काला सा आकार। रुपेश कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। तभी आंगन से किसी आदमी की आवाज़ आई, मास्टर जी। रुपेश की जैसी धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई हो। फिर उसने सोचा शायद महेश आया होगा। कौन? कोई जवाब नहीं आया। रुपेश टॉर्च से रोशनी करके देखने की कोशिश कर रहा था कि बाहर कौन है। उसे कोई नज़र नहीं आया। वहाँ कोई नहीं था। वो खिड़की से हटने ही वाला था कि दोबारा वही आवाज़ आई, पहले से थोड़ा करीब से। मास्टर जी। रुपेश को थोड़ा डर लगा इस बार। उसने फिर से अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई, मगर उसे बस कुआं नज़र आया, पेड़ नज़र आए और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था वहाँ। कुछ सेकंड के लिए तक वो वहीं खड़ा रहा। पूरे क्वार्टर में खामोशी थी। सोचिए, पावर कट हो गई है, अंधेरा है, सिर्फ इमरजेंसी लाइट, और बाहर से आपको कोई पुकार रहा है मगर कोई नहीं दिख रहा। और इसी सन्नाटे में खिड़की के बिल्कुल नीचे से किसी आदमी ने धीरे से कहा, इधर आना। रुपेश एक कदम पीछे हट गया। बाहर से हल्की सी हंसने की आवाज़ आई। फिर वही आवाज़, डरता क्यों है? बाहर आना। रुपेश कुछ पल तक वैसे का वैसे ही खड़ा रहा। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। उसने पर्दा खींचकर खिड़की पूरी तरह से बंद कर दी और फ़ोन उठाकर महेश को कॉल लगा दिया। 2 बार रिंग जाने के बाद महेश ने कॉल उठाया। महेश, तुम इस वक्त कहाँ हो? घर पर हो मास्टर जी, क्या बात है? रुपेश कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। उसने जो सुना था उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। यहाँ कोई है महेश। कहाँ? यही घर के पीछे।
महेश की आवाज़ तुरंत बदल गई। अब बाहर मत जाइएगा मास्टर जी, अब अंदर ही रहिए। हाँ, मैं बाहर नहीं जा रहा, लेकिन कोई मुझे बाहर से पुकार रहा है। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। क्या कह रहा है? रुपेश जवाब देने ही वाला था कि खिड़की के शीशे पर जरा सी आवाज़ हुई। रुपेश की नज़र सीधा पर्दे पर पड़ी। वो आवाज़ दोबारा आई, जैसे कोई अपनी उंगली की नोक से बाहर शीशे पर थपकी दे रहा हो। मास्टर जी, क्या बात है? रुपेश ने बिल्कुल धीरे से कहा। वो बाहर खड़ा है। तभी पर्दे की दूसरी तरफ से उसी आदमी की आवाज़ आई, बिल्कुल साफ। किससे बात कर रहा है रुपेश? रुपेश का जैसे हाथ जम गया हो। महेश ने शायद ये आवाज़ नहीं सुनी थी। कौन है मास्टर जी, क्या बात है? बाहर से हल्की सी हंसने की आवाज़ आई और फिर वो आदमी बोला, उसे भी बुला ले। इस बार रुपेश एकदम खिड़की से पीछे हट गया। महेश, तुम यहाँ आ सकते हो? हाँ हाँ, मैं अभी निकलता हूँ मास्टर जी, मैं किसी को साथ में लेकर भी आता हूँ। जल्दी आओ। और मास्टर जी, चाहे जो भी आवाज़ हो, दरवाज़ा मत खोलिएगा। रुपेश ने फ़ोन रख दिया। अब तक वो इस बात को गांव की किसी पुरानी कहानी या फिर महेश के अंधविश्वास से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खिड़की के बाहर जो भी था, उसने अभी अभी उसके फ़ोन पर बात करने की आवाज़ भी सुन ली थी। यहाँ तक कि जवाब भी दिया था। रुपेश ने घर का मुख्य द्वार चेक किया, फिर रसोई के पीछे वाला दरवाज़ा। दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। बिजली अब तक नहीं आई थी। इमरजेंसी लाइट की हल्की सफ़ेद रोशनी में घर के कोने और भी गहरे लग रहे थे। 1 मिनट तक तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर रुपेश ने पीछे आंगन में किसी को चलते हुए सुना। इस बार वो आवाज़ धीरे धीरे रसोई की खिड़की की तरफ नहीं, बल्कि घर के दूसरे तरफ जा रही थी। रुपेश कुछ देर तक ड्राइंग रूम में खड़ा ये सब सुनता रहा। कदमों की आवाज़ बेडरूम के बाहर वाले दीवार तक पहुंची और कुछ देर तक वहाँ रुक गई। कुछ सेकंड बाद बाहर से दीवार पर कुछ खिसने की आवाज़ आई, जैसे कोई अपनी उंगलियां उस पर रगड़ रहा हो। आवाज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, बेडरूम से ड्राइंग रूम तक, फिर ड्राइंग रूम से सामने की बरामदे की तरफ, फिर मुख्य द्वार के बाहर। रुपेश को इतना डर लग रहा था कि उसने अपनी सांस रोक रखी थी। मुख्य द्वार पर से 2 हल्की दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। रुपेश अपनी जगह से हिला भी नहीं। बाहर से वही आदमी बोला, दरवाजा खोल। रुपेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बीत गए। फिर मास्टर जी। इस बार वो आदमी कुछ हंसते हुए बात कर रहा था, जैसे अपने आप ही कोई मजाक कर रहा हो। कुआं खोलने में तो डर नहीं लगा तुझे? रुपेश का गला सूख गया था। उसने पीछे मुड़कर रसोई की तरफ देखा। उसे यकीन था कि ये कोई गांव का आदमी नहीं है। उसे शायद पहले लग रहा था कि कोई उसके साथ कोई घिनौना मजाक कर रहा था, मगर किसी गांव वाले को ये बात थोड़ी पता थी कि उसने पिछली रात को कुआं खोला था। महेश को भी आज सुबह ही बताई थी उसने ये बात। और वो आवाज़ जैसे रुपेश के साथ खिलवाड़ कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रुपेश को डरा हुआ देखकर मज़े ले रहा हो। मुख्य द्वार के बाहर दोबारा कदमों की आवाज़ आई और वो घर की तरफ से घूमती हुई पीछे की तरफ चली गई। रुपेश ने अपनी इमरजेंसी लाइट उठाई और कमरे के अंदर चला गया। उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर देखने की कोशिश की। पहले तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन उसे आम के पेड़ के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। वहाँ एक आदमी खड़ा था, रुपेश से करीब 25-30 फीट दूर। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका शरीर दुबला सा था। कंधों तक उलझे हुए बाल और गले के आसपास कुछ माला या धागा लटक रहे थे। वो बिल्कुल सीधा खड़े होकर रुपेश की खिड़की की तरफ देख रहा था। रुपेश के हाथ से वो पर्दा छूट गया। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसने दोबारा बाहर देखा। अब वो आदमी आम के पेड़ के पास नहीं था, अब वो कुएं के पास खड़ा था। रुपेश को समझ ही नहीं आया कि कोई आदमी इतनी जल्दी आम के पेड़ के पास से कुएं तक कैसे पहुंच गया। आदमी ने अपना एक हाथ उठाया और एक उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, इधर आना। रुपेश ने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। वो बेडरूम से निकल करके ड्राइंग रूम में दोबारा चला गया और महेश को फिर से कॉल लगा लिया। फ़ोन बजता ही रहा पर कोई जवाब नहीं आया। रुपेश ने दोबारा उसे फ़ोन किया, मगर इस बार भी महेश ने फ़ोन नहीं उठाया। बाहर से अचानक से एक ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ लकड़ी के दरवाजे पर लगी हो। रुपेश चौंक गया। आवाज़ पीछे वाले दरवाजे से आई थी। वही आवाज़ दोबारा आई,
वो दरवाज़ा हल्का सा कांप गया था। रुपेश रसोई के पास गया लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ा। उसे दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी आदमी की सांसों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो अपना चेहरा दरवाजे से लगा कर खड़ा हो। फिर पिछले दरवाजे की कुंडी ज़रा ज़रा से हिलने लगी। रुपेश ने देखा कि वो कुंडी अपने आप हल्की हल्की सी सरकते हुए खुलने की कोशिश कर रही थी। रुपेश तेज़ी से आगे बढ़ा और कुंडी को अपने हाथ से पकड़ लिया। दरवाजे की दूसरी तरफ से उस आदमी ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, डर मत मास्टर, दरवाजा खोल। रुपेश तुरंत पीछे हट गया। उसके बाद पूरे घर में कुछ देर तक एकदम सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि रुपेश को अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर रसोई के अंदर किसी के पैर रखने की आवाज़ आई। रुपेश एकदम से डर गया। आवाज़ दरवाजे से बाहर नहीं आई थी, किचन के अंदर से आई थी। पहले एक कदम, फिर दूसरा। रुपेश डरते डरते अपनी इमरजेंसी लाइट लेकर किचन की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था मगर अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा था। इमरजेंसी लाइट की रोशनी ड्रम्स, सिंक और फर्श पर जाकर पड़ी। रुपेश अंदर जाने ही वाला था कि चौखट से एक चेहरा बाहर धीरे धीरे निकला। सिर्फ आधा चेहरा, एक आंख, गाल का एक हिस्सा और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो वही आदमी था। रुपेश के हाथ से इमरजेंसी लाइट छूट गई। वो 2 कदम पीछे हटा और टॉर्च लेकर चौखट की तरफ कर दिया। वहाँ अब कोई नहीं था। रुपेश ने हिम्मत करके रसोई में भी टॉर्च घुमाई, पूरा खाली। उसने पीछे का दरवाज़ा भी दोबारा चेक किया, वो अब भी अंदर से बंद ही था। रुपेश सीधा अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया, वहाँ एक टेबल सरका दी और वो टेबल के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अपना फ़ोन देखा तो देखा कि महेश के 3 मिस्ड कॉल्स थे। उसने तुरंत कॉल बैक किया, मास्टर जी हम आ रहे हैं, मैं और 2 और लोग, बस 10-15 मिनट लगेंगे। जल्दी आओ महेश, वो घर के अंदर है। क्या? वो घर के अंदर आ गया है। महेश दूसरी तरफ से डरते डरते बोला, मास्टर जी कमरे से बाहर मत निकलिएगा, आप सुरक्षित रहिए, हम पहुंचते हैं। कॉल कट हो गया। रुपेश जाकर बेड के किनारे में बैठ गया। उसने इमरजेंसी लाइट सामने रख दी और बस दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी बेडरूम के बाहर से किसी के कॉरिडोर में चलने की आवाज़ आई और फिर वो आवाज़ बिल्कुल कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। रुपेश ने सामने रखे टेबल को कसकर पकड़ लिया। वो बहुत डर चुका था। दरवाजे के नीचे बनी पतली सी जगह से बाहर का अंधेरा साफ साफ नजर आ रहा था। कुछ सेकंड बाद उसी अंधेरे में किसी का साया नजर आया। कोई दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा था। रुपेश की सांस अटक गई। फिर बाहर खड़ा इंसान धीरे धीरे कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा टेबल की वजह से रुक गया। फिर बाहर से एक हल्की हंसी की आवाज़ आई। रुपेश कुछ नहीं बोला। साया अब भी वहीं खड़ा था। फिर धीरे धीरे एक एक कदम चल के वो साया वहाँ से हट गया। कदमों की आवाज़ अब कॉरिडोर से दूर जा चुकी थी। रुपेश ने एक पल के लिए राहत की सांस ली और तभी उसके बिल्कुल पीछे यानी कि बेडरूम की खिड़की से एक हल्की सी आवाज़ आई, मास्टर जी। रुपेश तुरंत पलटा। पर्दा बंद था। फिर दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, मास्टर जी दरवाजा खोलो ना। रुपेश दोबारा दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो बीच कमरे में खड़ा कभी दरवाजे की तरफ देखता तो कभी खिड़की की तरफ कि तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने कहा, डरता क्यों है? रुपेश चीखते हुए पलटा। उसके पीछे कोई नहीं था। अब वो खुद को शांत नहीं रख पाया। वो दरवाजे के पास रखा टेबल हटाने ही वाला था कि मुख्य दरवाजे से जोर जोर से आवाज़ आने लगी, मास्टर जी। वो महेश की आवाज़ थी पर रुपेश एक पल रुक गया। मास्टर जी दरवाज़ा खोलिए। उसमें तुरंत जवाब देने की हिम्मत ही नहीं थी। पिछले आधे घंटे में इतना कुछ हो चुका था कि उसे थोड़ा संकोच हो रहा था। फिर उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर महेश का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया। हम बाहर हैं मास्टर जी, दरवाज़ा खोलिए। रुपेश अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे मुख्य द्वार पर गया। तुम्हारे साथ कौन है? बाहर से महेश ने 2 आदमियों का नाम बताया। रुपेश ने खिड़की के एक छोटे से छेद से बाहर की तरफ देखा। महेश वाकई में बाहर खड़ा था। उसके साथ गांव के 2 और लोग खड़े थे। रुपेश ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। तीनों अंदर आ गए।
क्या हुआ मास्टर जी, आप ठीक तो हैं? रुपेश कुछ बोल पाता इससे पहले उसने एक बार आंगन की तरफ देखा। सब कुछ शांत हो चुका था, जैसे कि पिछले 1 घंटे में वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। रुपेश ने महेश को पूरी बात बता दी। महेश का चेहरा भी धीरे धीरे गंभीर होता गया। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी भी था। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर महेश से बोला, इसे दीनानाथ जी के पास ले चलो। अभी? इस वक्त? अभी, इसी वक्त। रुपेश ने उनकी तरफ देखा। वो क्या करेंगे इसमें? किसी ने कुछ कहा नहीं। महेश ने बस रुपेश का बैग उठा लिया और बोला, मास्टर जी पहले तो यहाँ से निकलते हैं। महेश और उसके साथ आए दोनों आदमी रुपेश को वहाँ से गांव लेकर गए। करीब करीब आधे घंटे के बाद वो लोग एक पक्के घर के नीचे खड़े थे, जहाँ दीनानाथ मिश्रा अपने परिवार के साथ रहते थे। दीनानाथ की उम्र लगभग 70 के आसपास थी। गांव के लोग उन्हें पंडित जी बुलाते थे, लेकिन अब उम्र की वजह से वो ज़्यादा पूजा वगैरह करने के लिए किसी के घर जाते नहीं थे। महेश ने उन्हें जाकर जगाया और रुपेश के साथ क्वार्टर में जो भी हुआ वो सब उन्हें बताया। ये सब बात सुनने के बाद दीनानाथ जी ने महेश की तरफ देखा और बोले, तुमने इसे कुएं के बारे में बताया नहीं था? महेश ने कहा, मुझे तो पूरी बात खुद ही नहीं पता पंडित जी। बचपन से बस इतना पता है कि कुआं खोलने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ हम कभी खेलने गए नहीं तो कभी किसी को लगा नहीं कि पूछना भी चाहिए। दीनानाथ ने धीरे से सर हिलाया। मैं बता देता हूँ कि बात क्या है। करीब 30-35 साल पहले जहाँ अभी स्कूल का क्वार्टर बना हुआ है, वहाँ एक घर हुआ करता था। वहाँ रहता था भोला। गांव के लोग उसे भोला ओझा करके जानते थे। काला जादू, झाड़ फूक और तरह तरह की क्रियाओं के लिए आसपास के गांव के लोग भी उसके पास आया करते थे। भोला हर किस्म के लोगों से मिलता था। कई सालों तक लोगों को उस पर शक नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे। बहुत सारे पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज हुए, लेकिन उस वक्त छोटे गांव के मिसिंग पर्सन केसेस कुछ ही दिनों में ठंडे पड़ जाते थे। भोला पर हमें शक तब हुआ जब हमारे ही एक गांव वासी ने उसे कुएं की तरफ कुछ ले जाते हुए देखा। अगले दिन कुछ लोग उसके घर पहुंचे। भोला ने पहले तो किसी को अंदर आने नहीं दिया, मगर आखिरकार गांव के लोग ज़बरदस्ती उसके घर में घुस के उसके घर की तलाशी लेने लगे। उसके घर के अंदर से कई सारे लापता लोगों की चीज़ें मिलने लगी। फिर कुछ लोगों ने उसकी कुएं की भी तलाशी ली। दीनानाथ बोलते बोलते 1 सेकंड के लिए चुप हो गए। उसके कुएं से एक नहीं बल्कि कई लोगों के अवशेष निकले। रुपेश भी थोड़ा स्तब्ध हो गया था। पुलिस को हमने खबर भेज दी, मगर गांव वालों में बहुत अफरा तफरी मच गई थी। बहुत भीड़ जमा हो गई थी यहाँ। हमने भोला को पकड़कर कुएं के पास बिठा दिया था। बहुत सारे लोग उस पर चिल्ला रहे थे, माएँ रो रही थीं, कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने सबको रोक के रखा कि पुलिस आने तक कोई कुछ नहीं करेगा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि भोला बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। फिर उसने बहुत अजीब सी बात कही, तुम लोगों ने आज जो किया है तुम उसका अंजाम जरूर भुगतोगे। मैं वापस आऊंगा। उसके बाद भोला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे अपने आप में वो कुछ बोलता चला गया। हम सब चौंक गए थे कि भोला क्या कर रहा है। हम सबको लगा कि कोई नाटक कर रहा है भोला, लेकिन कुछ ही देर बाद वो चुप हो गया और ज़मीन पर गिर गया। जब पुलिस पहुंची और उसे उठाया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, मगर उसके शरीर में कोई चोट का निशान नहीं था। किसी को समझ में नहीं आया कि वो अचानक कैसे मर गया। पुलिस ने सारी बॉडी जब्त कर ली और वो सारा सामान भी जो भोला के घर से मिला था। उसका पुराना घर भी कुछ समय बाद तोड़ दिया गया था। लोगों को लगा बात ख़त्म हो गई होगी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद कुएं के आसपास कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। रात में लोगों को वहाँ से किसी की चलने की आवाज़ें आती थी, मगर कोई नज़र नहीं आता था। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने कुएं के पास किसी आदमी को देखा है, बिल्कुल भोला जैसा दिखता हुआ। 2 परिवार जो आसपास रहते थे उन्होंने ये तक बताया कि रात को उन्हें खिड़की के बाहर से कोई आदमी नज़र आया था जो अंदर की तरफ घूरता रहता था। एक बार गांव का एक आदमी उसी रास्ते से लौट रहा था। अगले दिन उसने बताया कि कोई बहुत देर तक उसका पीछा करता रहा,
लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता उसे कोई नज़र नहीं आता। कुछ महीने तक तो लोगों ने शाम के बाद उस तरफ जाना ही बंद कर दिया था। आखिर गांव के बुजुर्गों ने आसपास के पंडितों और एक पुजारी को बुलाया जो ऐसे क्रियाओं के बारे में जानते थे। मेरे पिताजी भी शामिल थे इस क्रिया में। कुएं के पास बैठकर कई दिनों तक पूजा की गई थी। कुएं के चारों तरफ घूम घूम के मंत्र पढ़े गए थे और उसके बाद रक्षा धागे लगाए गए थे और आखिर में एक भारी लकड़ी का ढक्कन रखकर उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। बुजुर्गों ने और पंडितों ने गांव वालों को सख्त मना किया था कि उस ढक्कन को कभी नहीं हटाया जाए। और उसके बाद धीरे धीरे वो वारदातें भी बंद हो गई थी। साल बीत गए। पुरानी ज़मीन का कुछ हिस्सा सरकार ने ले लिया था। उसके ऊपर स्कूल बने, स्कूल का पुराना क्वार्टर बना, लेकिन फिर भी कुएं के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। रुपेश ने धीरे से पूछा, अब हम क्या करें? दीनानाथ ने जवाब दिया, जो बंद कर दिया गया था तुमने उसे फिर से जगा दिया है। महेश ने पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है पंडित जी? हम दोबारा पूजा वगैरह नहीं कर सकते? दीनानाथ ने कुछ देर तक सोचा। सुबह होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने कहा, सुबह होने के बाद हम वापस क्वार्टर में चलेंगे। सुबह होते ही दीनानाथ, महेश और गांव के कुछ लोग रुपेश को लेकर क्वार्टर में आ गए। दीनानाथ सीधा कुएं के पास गए। ढक्कन हटाकर उन्होंने कुछ देर अंदर देखा। कुएं में अब भी पानी था। उन्होंने रुपेश से पूछा, तुमने इसमें से पानी निकाल के पिया था? रुपेश ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू हो गई। पूजा के आसपास की जगह साफ की गई। पूजा के लिए बहुत सारा सामग्री इकट्ठा किया गया। धीरे धीरे सूरज भी डूबने लगा था। दीनानाथ ने मंत्र पढ़ते हुए उसके चारों तरफ गंगा जल छिड़का और लाल पीले धागे उसके आसपास बांध दिए। रुपेश ये सब देख रहा था। वो कुछ दूर बरामदे में खड़ा था कि अचानक उसकी नज़र दूसरे सिरे पर गई। आम के पेड़ के नीचे भोला दिखाई दे रहा था। वो वहीं खड़ा था, वही दुबला शरीर, वही कंधे तक उलझे हुए बाल, वही गले में माला लिए। अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसके चेहरे की मुस्कान और चमकती आंखें नजर आ रही थीं। रुपेश के पूरे बदन में सिरन दौड़ गई। उसने महेश का कंधा पकड़ लिया। वो वहाँ है। महेश ने पेड़ की तरफ देखा। कहाँ? वो सिर्फ रुपेश को दिखाई दे रहा था, पेड़ के बिल्कुल नीचे खड़ा, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ। दीनानाथ उससे कुछ ही फीट दूर बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे, मगर भोला का पूरा ध्यान सिर्फ रुपेश पर था। उसने अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उसी स्वर में बोला, मास्टर जी। रुपेश वही खड़ा थर थर कांपता रहा। भोला की मुस्कान और गहरी हो गई। इधर आना, डरता क्यों है? रुपेश ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी। दीनानाथ ने कुएं के ऊपर नया ढक्कन रखने के लिए कहा। दो आदमियों ने मिलकर भारी लकड़ी का ढक्कन उसके ऊपर रख दिया। फिर उसके ऊपर पत्थर रखे गए। दीनानाथ ने आखिरी रक्षा धागा उसके चारों तरफ बांधना शुरू किया। रुपेश ने एक बार फिर कुएं की तरफ देखा। भोला अब उसी ढक्कन के बिल्कुल पीछे खड़ा था। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बस गुस्से में रुपेश की तरफ देख रहा था। दीनानाथ ने जैसे ही धागे की आखिरी गांठ बांधी, भोला जैसे हवा में विलीन हो गया, बिल्कुल गायब। उसी पल आसपास के सारे जानवरों ने जैसे अचानक आवाज़ करना बंद कर दिया। दीनानाथ कुछ देर वहीं बैठे रहे। फिर उन्होंने महेश से कहा, इस बार लकड़ी से काम नहीं चलेगा महेश, पत्थर मंगवाओ। आज ही इसे पक्का बंद करवाना पड़ेगा। उसी दिन कुएं के ऊपर एक भारी स्लैब रख दिया गया और फिर आसपास सीमेंट से बंद कर दिया गया। क्वार्टर में उस रात किसी आदमी के चलने की आवाज़ नहीं आई। कुछ हफ्तों में रुपेश ने भी अपने तबादले की एप्लीकेशन जमा करवा दी और सालदी छोड़ने के पहले जब वो आखिरी बार अपना सामान लेने के लिए क्वार्टर गया तो वो आंगन की तरफ गया ही नहीं। रुपेश का तबादला अब दरभंगा के आसपास हो गया था। उस बात को अब कई महीने हो गए थे। अब उस बात को वो बिल्कुल भुला चुका था। एक रात जब रुपेश चैन की नींद सो रहा था तो अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे अपने कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी, मास्टर जी, डर मत। तो बस दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगती है और ये भी बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं।
मैं हर थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार या गुरुवार को एक कहानी लेकर आती हूँ। तो अपनी नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर दें ताकि जैसे ही मैं अपनी कहानी डालूं आप तक पहुंच सके। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय। डरना जरूरी है,